जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी साइंस प्रैक्टिस सेट के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बिहार एसएससी साइंस प्रैक्टिस सेट का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है व्यतिकरण, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन, चौथा ऑप्शन है ध्रुवीकरण। आप सभी कहेंगे कि सर आंसर क्या होगा, तो बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग वेव की बात करते हैं यानी कि तरंग की बात करते हैं, इसको दो कैटेगरी में रखते हैं। पहला कौन सा होता है? तो गुरुजी पहला होता है हमारा यांत्रिक तरंग और दूसरा हमारा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है हमारा अयांत्रिक तरंग। ध्यान में रखेंगे कि यांत्रिक तरंग के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है गुरुजी अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरा क्या होता है हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। और अगर हम लोग अयांत्रिक तरंग की बात करते हैं, इसमें हमारा कौन आ जाता है? तो गुरुजी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जैसे कि प्रकाश तरंग हो गया, एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, ये सब के सब नॉन मैकेनिकल वेव कहलाते हैं। और इसकी नेचर कैसा होता है? तो सर ये विद्युत चुंबकीय होते हैं। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो क्या होती है? तो सर इसकी प्रकृति हमेशा अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ट्रांसवर्स होती है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो अनुप्रस्थ तरंग है, ध्रुवीकरण सिर्फ और सिर्फ इसी का होता है, अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है। ध्यान में क्या रखना है कि अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण नहीं होता है, जबकि जो अनुप्रस्थ तरंग होता है इसका क्या होता है? तो सर इसका ध्रुवीकरण होता है। क्या होता है? ध्रुवीकरण होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है ये क्या है? एक प्रकार की अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आप सबों को हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि चूंकि ध्रुवीकरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग का हो सकता है और प्रकाश जो है वो एक प्रकार की अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि प्रकाश की ध्रुवीकरण एक ऐसी घटना है जो इस बात को साबित करती है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार का अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। या आप कह सकते हो कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो सर अनुप्रस्थ टाइप होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव दैट लाइट बिलोंग्स टू अ ट्रांसवर्स वेव, यानी कि प्रकाश का ध्रुवीकरण किस चीज को साबित करता है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में परावर्तन भी है, तो मेरे मित्र कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाती है? सर प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। व्यतिकरण क्या होता है? तो सर जब दो समान आवृत्ति के प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में गमन करती है तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या करती है? तो सर अध्यारोपित होती है, जिस वजह से उसकी जो तीव्रता होती है उसमें कमी आती है। और प्रकाश की ये जो तीव्रता में कमी आती है इसी को क्या बोला जाता है? प्रकाश का व्यतिकरण बोला जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साबुन का जो बुलबुला होता है वो आपको चमकीला दिखाई पड़ता है, किसके चलते? प्रकाश के व्यतिकरण के घटना के चलते। जल के सतह पे या किसी सतह पे अगर किरासन तेल गिर जाता है और उस पे अगर सूरज की किरणें पड़ती है तो जो किरासन तेल वाला लेयर होता है वो आपको रंगीन दिखाई पड़ता है, किसके चलते? प्रकाश के व्यतिकरण के चलते। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो विवर्तन भी है, इसी को हम लोग इंग्लिश में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और पीछे के सेशन में मैंने आपको बताया भी है कि प्रकाश की किरणें जब किसी अवरोध से टकराती है तो अवरोध के किनारे से टकराकर वो थोड़ा सा मुड़ती है, मतलब आप कह सकते हो स्लाइटली बेंड होती है थोड़ा सा, और फिर वो मुड़ करके कहां चली जाती है? तो सर उसी अवरोध की छाया में चली जाती है। और प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? तो सर विवर्तन कहलाती है। और प्रकाश के विवर्तन की वजह से ही आपको किसी भी शैडो का जो किनारा वाला पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कि आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा आपको
कोर टाइप दिखाई नहीं पड़ेगा, धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है कि फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा है कि यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद। तीसरा है कि पाचन क्रिया से पोषक तत्व। और चौथा है उपरोक्त सभी। मेरे मित्र, क्वेश्चन करा जा रहा है आपसे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की, या आप सर्कुलेटरी सिस्टम को जब डिस्कस कर रहे होते हो तो आप क्या कहते हो कि चूंकि जो ह्यूमन का शरीर होता है इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, तो जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हो यानी कि जो पोषक तत्व हो या फिर अदर कुछ मटेरियल है, उन सभी को सभी अंगों तक पहुंचना जरूरी होता है। और जरूरी पदार्थों को मानव शरीर के हर एक भाग में पहुंचाने की प्रक्रिया पदार्थों का परिवहन कहलाता है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो पदार्थों का परिवहन होता है उसमें ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये ब्लड ही है आपके शरीर में जो आपके संपूर्ण शरीर में अलग अलग अंगों को जो चीज भी रिक्वायर होती है उसको वो पहुंचाने का कार्य करता है। मेरे मित्र, आपके पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। तो आप सबों को मालूम है कि जो आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैलता है वो किसकी सहायता से? सर हीमोग्लोबिन की सहायता से। हीमोग्लोबिन कहां पे रहता है? तो सर रक्त में रहता है। तो ना सिर्फ ब्लड आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाती है, बल्कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी ये क्या करती है? तो सर अपने साथ कैरी करके आपके लंग्स में लाती है, ताकि रिस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल पाए। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो रक्त ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसमें हमारा एक चीज ये भी हो सकता है कि जो ब्लड है वो फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या करती है? आदान प्रदान करती है, यानी कि इसका एक्सचेंज करता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे, आप सबों को मालूम है कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे भी वेस्टेज मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जिसका आपके बॉडी के द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जाता है, और जनरली और बायोलॉजिकली ये पदार्थ क्या कहलाते हैं जिसका आपके शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है? आप कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। तो मेरे मित्र, ये जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और ये जो आपके बॉडी से बाहर आता है, इसमें भी किसका रोल होता है? तो सर ब्लड का रोल होता है। तो आपके दूसरे ऑप्शन में जो ये कहा जा रहा है कि यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई, यानी कि डिटॉक्सिफाई कर दिया, मतलब उसमें जितना भी टॉक्सिक वगैरह था, विषैला पदार्थ था, उन सभी को बाहर कर दिया गया, या हटाने जाने वाले जो अपशिष्ट उत्पाद हैं ये सब के सब किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे? तो आप कहेंगे ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। कहीं ना कहीं ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। दूसरा है कि पाचन क्रिया से पोषक तत्व। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है हम लोग के बॉडी में, उसमें जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है डाइजेशन का। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी भोजन खाते हैं, चाहे रोटी खाएं, चावल खाएं, आलू खाएं, सब्जी खाएं, जो कुछ भी खाएं, दैट्स ऑल आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। ये सब के सब क्या होते हैं? भोजन के जटिल रूप होते हैं। और जब हम लोग खाते हैं तो इसका पाचन होता है, और पाचन की क्रिया में क्या होता है? तो सर बेसिकली जो भोजन का जटिल रूप है वो डिकम्पोज होकर के, टूट करके सरल रूप में क्या हो जाता है? बदल जाता है, जिसका अवशोषण हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा आसानी से हो जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो विभिन्न तरह के पोषक तत्व होते हैं उसके अवशोषण में भी क्या होता है? तो सर ब्लड का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यहां पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पाचन क्रिया से पोषक तत्व, तो पाचन क्रिया से जो पोषक तत्व मिलेगा वो आपके शरीर के द्वारा अवशोषित तो कर लिया जाएगा, लेकिन वो पूरे शरीर में कैसे फैलेगा? तो सर उसको फैलाने के लिए हमारे शरीर में रक्त दौड़ रहा होता है, लहू दौड़ रहा होता है हर जगह। तो यही ब्लड क्या करता है? आपके पूरे शरीर में पाचन क्रिया से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसको फैलाने का काम करता है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि गुरुजी जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तो किया ही जाएगा। यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाने जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद यानी कि वेस्टेज मटेरियल या प्रोडक्ट को भी रक्त के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और साथ ही पाचन क्रिया से जो पोषक तत्व मिलेंगे वो भी किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? ब्लड के द्वारा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन हैं वे सभी सही हैं, यानी कि ये जितने भी काम हैं ये सब के सब रक्त के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैं आंसर करके ऑप्शन नंबर डी लिख दे रहा हूं, तो आप लोगों को परेशान नहीं हो। ध्यान में रखेंगे कि जनरली अगर हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो आपके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हो, उसका मेन पार्ट किसको बोला जाता है? हार्ट को बोला जाता है। और हार्ट हमेशा क्या करता है? तो सर ब्लड को पंप करते रहता है ताकि वो आपके शरीर में क्या हो सर? तो वो आपके शरीर में दौड़ते रहे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किसको चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है उसमें सभी क्या है सर? तो आप कहेंगे कि गुरुजी सभी तो मेटल है, यानी कि धातु है। और मेरे मित्र आपको धातु का 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा अपने माइंड में रखना हो। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि धातु विद्युत के चालक होते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं अलग प्रॉपर्टीज की, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी जो धातुएं होती है वो मेलेबल होती है, यानी कि आघात वर्धनीय होती है। धातु क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है। और साथ ही साथ क्या होता है? तो गुरुजी जो धातु होते हैं वो डक्टाइल भी होते हैं, यानी कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल के, जिससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग धातु के मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि गुरुजी धातुओं का वह गुण जिसमें धातु को पीट पीट करके पतला चादर में बदला जा सकता है, वो क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। और जब हम लोग डक्टिलिटी या फिर डक्टाइल की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि धातु का वह गुण जिसमें किसी धातु को खींच करके लंबा तार में परिणत कर दिया जाता है, लंबा तार में बदला जा सकता है, वो क्या कहलाता है सर? तन्यता वाला प्रॉपर्टीज कहलाता है। आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि सोना जो है वो क्या है? तो सर मोस्ट मेलिएबल और डक्टाइल एलिमेंट है। और चांदी जो है वो भी क्या है? तो सर सोना के बाद मोस्ट मेलिएबल और डक्टाइल एलिमेंट है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य तत्व होते हैं, आप कहेंगे सोना, सोना के बाद आप कहेंगे चांदी। लेकिन ध्यान में रखेंगे ये जो पोटेशियम है ये क्या होता है? तो सर ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं सर? सॉफ्ट मेटल होते हैं। ध्यान में रखिएगा, न सिर्फ पोटेशियम, सोडियम भी क्या होता है? सॉफ्ट मेटल होता है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सर चाकू से काट सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। मतलब जाहिर सा है कि अगर सोडियम और पोटेशियम को सर पीटा जाए तो ये चादर में तब्दील नहीं होगा, यानी कि आप इसका पतला चादर नहीं बना सकते। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ये क्या होते हैं? मुलायम धातु होते हैं और इसको सिर्फ और सिर्फ चाकू से काटा जा सकता है, इसको पतला तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वहीं आपका ऑप्शन एल्युमिनियम है, तो मेरे मित्र एल्युमिनियम का भी पतला फॉइल मिलता है और आप ये कह सकते हो कि गुरुजी एल्युमिनियम को भी पीट पीट करके किस में बदला जा सकता है? तो सर पतला चादर में बदला जा सकता है। ध्यान में रखेंगे अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो आप कहेंगे सोडियम और पोटेशियम। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मीन माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। ध्यान में रखिएगा, मीन माता रोग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमडी भी बोलते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जो मीन माता रोग होता है ये एक प्रकार का तंत्रिका विकार होता है जिसमें इंसान का हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, सुनने बोलने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, बहुत ज्यादा कमजोरी वीकनेस फील होता है। और ये जो मीन माता रोग है यानी कि जो एमडी डिजीज है, इसका कारण कौन होता है? तो सर इसका कारण पारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। और ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि ये मीन माता रोग जो है ये जापान के कुमाऊं प्रांत का एक मीन माता शहर है, उसी के नाम पे इस डिजीज का नाम मीन माता रोग रखा गया है। क्योंकि जापान के वो कुमाऊं प्रांत में जो मीन माता शहर है वहीं पे इस रोग को सबसे पहले देखा गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मीन माता रोग बोला जाता है। जो किसके चलते होता है? तो सर
पारा के चलते होता है, यानी कि जो आपका पारा का तीव्रतम विनाशक प्रॉपर्टीज होता है या विष वाला प्रॉपर्टीज होता है उसके चलते होता है। तो सही आंसर जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मीन माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो जो सर पारा से ग्रसित मछली होगी उसका सेवन अगर आप करेंगे तो आपको क्या हो सकती है, मीन माता रोग हो सकती है। ध्यान में रखिएगा कि मीन माता क्या है, तो जापान में कुमाऊं प्रांत का एक शहर का नाम है और उसी शहर के नाम पे इस रोग को क्या रखा गया है, तो सर मीन माता रोग रखा गया है। बाकी अगर अब आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी एनीमिया होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार कौन है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर मापने के अलग अलग स्केल की, तो हमारे पास टोटल 5 स्केल होते हैं। कौन कौन सा, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, फिर आपका केल्विन होता है, फिर आपका रूमर होता है और फिर क्या होता है आपका रैंकिन स्केल होता है। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि ये जितने भी आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर स्केल को, ये सभी अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा खोजे गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ध्यान में रखिएगा कि फ़ारेनहाइट ने ही क्या करा था, तो सर थर्मामीटर की भी खोज करा था। आपका जो डिग्री सेल्सियस है इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता एंडर्स सेल्सियस है। क्या है सर, एंडर्स सेल्सियस है। और ध्यान में रखेंगे कि केल्विन के खोजकर्ता कौन है, तो सर केल्विन के जो खोजकर्ता है इसको क्या बोला जाता है, विलियम थॉमसन बोला जाता है, विलियम थॉमसन बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि विलियम थॉमसन को ही क्या बोला जाता है, लॉर्ड केल्विन बोला जाता है। यानी कि जो विलियम थॉमसन नामक वैज्ञानिक है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो सर इसका पूरा नाम होता है विलियम थॉमसन लॉर्ड केल्विन। तो ध्यान में आप ये रखिएगा कि केल्विन की खोज किसने करा, आप कहेंगे केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, जिसका और अनदर नेम क्या था, विलियम थॉमसन। डिग्री सेल्सियस की खोज एंडर्स सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट के द्वारा खोजा गया। रूमर स्केल रूमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा और रैंकिन स्केल रैंकिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है। आप कहेंगे सर हमारे कहीं पे भी ऑप्शन में सेल्सियस का तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन आपके पहले ऑप्शन में एंडर्स का जिक्र है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो एंडर्स सेल्सियस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ही क्या करा था, तो सेंटीग्रेड माप की खोज करा था। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेके जाएगा, केल्विन। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये टेम्परेचर मापने का फंडामेंटल यूनिट है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो केल्विन स्केल है इसकी खोज विलियम थॉमसन के द्वारा की गई थी, जिसको क्या बोला जाता है, लॉर्ड केल्विन बोला जाता है। डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट का पूरा नाम है, थर्मामीटर के आविष्कारक और साथ ही साथ डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में बताने वाले। विलियम थॉमसन, तो सर इसी को क्या बोला जाता है, तो विलियम थॉमसन को ही लॉर्ड केल्विन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉर्ड केल्विन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए हों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, यानी कि कॉमर्शियल सोर्स नहीं है। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल सोर्स की और बात करते हैं घरेलू सोर्स की, तो वैसे ऊर्जा का स्रोत जिसका कॉमर्शियल रूप से यूज किया जा सकता है वो क्या कहलाएंगे, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएंगे। लेकिन वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका कॉमर्शियल पर्पस से यूज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ घर में ही यूज किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी उसको नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोला जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कोयला इसको हम लोग वाणिज्य रूप से यानी कि कॉमर्शियल रूप से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोलियम का भी कॉमर्शियल रूप से इस्तेमाल होता है, प्राकृतिक गैस का भी कॉमर्शियल रूप से इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ईंधन की, इसी को हम लोग इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं। और इस ईंधन के अंतर्गत कौन आ जाते हैं, तो जो सर
पेड़ की सूखी पत्ती होती है, टहनियां होती है, गोबर वगैरह होते हैं जिसको हम लोग कैटल डंग वगैरह कहते हैं, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, तो सर फ्यूल में आ जाते हैं, यानी कि ईंधन में आ जाते हैं। और जो ईंधन से ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग हम लोग घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं। यानी कि ईंधन से प्राप्त ऊर्जा या फिर जो आपका वैसा ऊर्जा स्रोत जो किसी ईंधन के जलने से प्राप्त हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाणिज्यिक स्रोत नहीं कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी जब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों ही हमारा वाणिज्यिक स्रोत है और फ्यूल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग घर में करते हैं डोमेस्टिक पर्पज से, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा फ्यूल है ये क्या है, नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। क्या है सर, नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन है एनाटोनी लिवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एनाटोनी वॉन लिवेनहॉक ने क्या करी थी, तो सर जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज करी थी। ध्यान में रखिएगा कि जो एनाटोनी वॉन लिवेनहॉक थे, इन्होंने ही क्या करा था, तो सर इन्होंने ही लिविंग सेल की खोज करा था, यानी कि जीवित कोशिका की खोज करा था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने करा, आप कहेंगे एनाटोनी वॉन लिवेनहॉक ने करा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तो इन्होंने क्या करा, तो सर कोशिका के केंद्रक की खोज करा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, कोशिका के केंद्रक की खोज करा। साथ ही रॉबर्ट हुक, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज इन्होंने ही करा था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया, तो सर सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो किस प्रकार का कोशिका था, तो सर वो मृत कोशिका था, यानी कि डेड सेल था। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि रॉबर्ट कोच जो है इन्होंने क्या करा था, तो सर रॉबर्ट कोच ने जो है इन्होंने एंथ्रेक्स के जीवाणु की खोज करा था। इसकी खोज करा था, एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज करा था। तो आप ये डिस्कवरी भी याद रखिएगा, आपके लिए सर इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। बताइए, ना सॉल्व होगा, आसानी से सॉल्व होगा, और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट हार्मोन की, अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट हार्मोन की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी पहला जो है वो ऑक्सीन आ जाता है, फिर कौन आ जाता है, तो गुरुजी जिब्रेलिन आ जाता है, फिर कौन आ जाता है, तो गुरुजी इथिलीन आ जाता है, फिर कौन आ जाता है, तो साइटोकाइनिन आ जाता है, फिर कौन आ जाता है, तो एब्सिसिक एसिड आ जाता है, यानी कि एब्सिसिक अम्ल आ जाता है। ठीक है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, सर प्लांट हार्मोन कहलाते हैं। आपको ये बताना है कि आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आपका पहला ऑप्शन है इंसुलिन। आप कहेंगे सर ये तो पेनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, और पेनक्रियाज तो किस में रहता है, सर एनिमल में रहता है। लेकिन हमको यहाँ पे बताना है कि पादप हार्मोन कौन सा है। थायरॉक्सिन, आप कहेंगे थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट किया जाता है। इस्ट्रोजेन, तो सर ये गर्ल्स में पाया जाता है, यानी कि फीमेल्स में पाया जाने वाला हार्मोन है। जबकि जो साइटोकाइनिन है सर ये क्या है, तो सर ये पादप हार्मोन है, यानी कि प्लांट हार्मोन है, जो क्या करता है, तो सर प्लांट में कोशिका विभेदन की क्षमता को विकसित करता है। और अगर ऐसे कोई पूछे कि प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जाता है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती। मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे मित्र इसका आंसर लगा लिए होंगे। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया था सर, तो आपको परेशान नहीं होना है।
क्वेश्चन करा जा रहा है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर की, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की, तीसरा ऑप्शन है 1 mm की, चौथा ऑप्शन है 1 मीटर की। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग माइक्रोन की बात करते हैं तो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है, और अगर हम बात करते हैं कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है तो आप कहते हैं 100 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 10 × 10 लिख सकते हैं या फिर 10⁻² लिख सकते हैं। तो अगर हम 10⁻⁻6 × 10⁻² करें तो आप कहेंगे जो वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में होगा। क्या वैल्यू आएगा? तो आप कहेंगे 10⁻⁻4। हालांकि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कल भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा था। खैर कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कि बल गुणनफल है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण का, तीसरा ऑप्शन है भार और वेग का, चौथा ऑप्शन है भार और त्वरण का। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग बल की बात करते हैं इसके लिए फॉर्मूला F = हम लोग ma लिखते हैं, यानी कि बल जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि बल किस प्रकार की राशि है, आप कहेंगे सदिश राशि। किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। साथ ही ध्यान में रखना है कि बल प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, अकेले नहीं होता है। और क्या ध्यान में रखेंगे? और ध्यान में रखेंगे कि जो ये बल के लिए फॉर्मूला आपका F = ma है, यानी कि जो बल का ये व्यंजक है ये आपको कहां से मिलती है? तो सर बल का जो फॉर्मूला है ये आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। न्यूटन के सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से मिलता है। तो बल से संबंधित आप इतना सा पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे संबंधित कोई अगर बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपसे छूटे ना। दूसरा आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में वेग, त्वरण ये सब तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये भार क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग वेट कहते हैं। और वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या बोला जाता है? वस्तु का भार बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए हों। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले क्या था सर? 12 था ना? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे अगर हम लोग आर्किमिडीज सिद्धांत की बात करें तो आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है, अगर किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आती है, और ये जो आभासी कमी होती है वो वस्तु द्वारा विस्थापित जल के बराबर होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी होती है, और ये जो कमी होती है वो वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा कोई बीकर है और इसमें जल भरा हुआ है सर, और इसमें हम किसी भी वस्तु को डुबोना चाहेंगे, तो जो सर वस्तु इसमें जैसे ही डूबेगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तु के आभासी भार में कमी होगा, और जो आभासी भार होगा वो किसके बराबर होगा? तो सर इस वस्तु द्वारा जो विस्थापित पानी होगा उसके बराबर होगा। तो आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। भारहीन कोई गुब्बारा है जिसमें 200 ग्राम जल भर दिया गया है, इसका जल में भार क्या होगा? 200 ग्राम पानी जल में उस गुब्बारे में भरने के बाद उसको पानी में क्या किया जा रहा है सर? डुबोया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो वस्तु का भार होता है W होता है वो तो नीचे की ओर लगता है, लेकिन जो भार में आभासी कमी होगी उसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं, और ये ऊपर की ओर लगता है। तो जो भार में आभासी कमी होगी वो किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे सर वस्तु द्वारा जो विस्थापित जल है उसके बराबर होगी। अब इसमें गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर दिया जा रहा है तो वो कितना जल विस्थापित करेगी? आप कहेंगे सर 200 ग्राम करेगी। तो मेरे मित्र अगर हम लोग यहाँ पे भार की बात करें तो वो हो जाएगा 200 ग्राम, और उत्प्लावन बल की बात करें, चूंकि उत्प्लावन बल जो है वो जो आभासी भार में कमी होती है वो वस्तु द्वारा विस्थापित जल के बराबर होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर उत्प्लावन बल भी उतना ही होगा, यानी कि 200 - 200 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु को जल में डुबोया जाए तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी होगी, और ये आभासी कमी जो है वो वस्तु द्वारा विस्थापित जल के बराबर होगी।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा जा रहा है कि जर आवरण किससे उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है डर्मेटोजन, दूसरा ऑप्शन है कैलिप्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोडर्म और चौथा ऑप्शन है हिस्टोजन। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट के जड़ की तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरु जी प्लांट के जड़ के लंबाई में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो सर प्लांट के रूट के शीर्ष पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, यानी कि शीर्षस्थ विभोज्योतक ऊतक पाया जाता है। वो क्या करता है? तो सर प्लांट के जड़ की जो लंबाई होती है उसमें वृद्धि करता है, लेकिन मोटाई की बात करते हैं तो कहते हैं पार्श्वस्थ विभोज्योतक ऊतक होता है। यहां पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो आपका प्लांट का रूट होता है उसके रूट के रूट कैप में तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का परत होता है, जिसे क्या बोला जाता है? कैलेप्ट्रोजन बोला जाता है। और जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे कैलेप्ट्रोजन से उत्पन्न होता है। काहे? तो जो जड़ है उसके रूट कैप में क्या होता है? तेजी से विभाजित करने वाली कोशिकाओं का परत होता है। बाकी डर्मेटोजन और प्रोटोडर्म क्या है? तो ये सब भी आपका ऊतक का ही लेयर कहलाता है। हिस्टोजन, तो यहाँ पे सर हिस्टोजन थ्योरी होगा, सिर्फ हिस्टोजन की बात नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि विलगित यानी कि आइसोलेटेड प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि किसी कारण से अगर हम लोगों को किसी चीज में प्रोटीन को चेक करने की जरूरत पड़ जाती है तो हम लोग जनरली प्रोटीन को जो है वो दो तरीके से चेक कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन को दो तरीके से चेक किया जा सकता है। पहला आपका तरीका क्या है? तो पहला है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहला क्या है आपका? इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दूसरा क्या है? तो सर दूसरा है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी शोषक कहते हैं। मतलब ये हुआ कि प्रोटीन को चेक करने के लिए जो हम लोग तरीका अपनाएंगे वो या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकती है या फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो सकती है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर इसी को हम लोग पश्चिमी शोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी शोषक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग प्रोटीन ब्लॉटिंग भी कहते हैं। जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है, तो आप कहेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग, क्योंकि शोषक तकनीक की बात की जा रही है। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग का हिंदी क्या होता है? पश्चिमी शोषक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है आपका आयोडीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? सर फ्लोरीन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ पे बात की जा रही है फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, ये सब के सब आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाए जाते हैं। और आवर्त सारणी के वर्ग 17 के ग्रुप को क्या बोला जाता है? हेलो ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलो ग्रुप बोला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे ये सभी क्या होते हैं? तो गुरुजी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैलोजन वर्ग में यानी कि हेलो वर्ग में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो आप कहेंगे फ्लोरीन। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि सबसे ज्यादा विद्युत आकर्षण किस में होता है, तब आप कहेंगे सर क्लोरीन में होता है। ये क्या करती है? तो सर इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से आकर्षित कर लेती है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सभी में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस में मेन कंपोनेंट नहीं है? तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस की, अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस की, इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ओजोन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा सर? तो ओजोन आ जाएगा। फिर कौन आएगा? तो गुरुजी मीथेन आ जाएगा। और क्या आएगा? तो सर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा। सबसे मेन कंपोनेंट तो यही है सर। उसके बाद कौन आएगा? तो सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा? तो सर जल वाष्प आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं और इनमें से कौन आपके ऑप्शन में नहीं है।
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मुख्य घटक नहीं होता है, तो देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज है जो आपके इस पॉइंट से मैच नहीं कर रहा है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है और आपने भी यहाँ पे CO2 लिखा है, तो कहीं ना कहीं CO2 क्या है, हमारा ग्रीन हाउस गैस है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है सर। दूसरा ऑप्शन मीथेन, आप कहेंगे यहाँ भी आपने मीथेन लिखा है, मतलब मीथेन भी क्या है, हमारा ग्रीन हाउस का कंपोनेंट है। तीसरा है सर आप नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या होता है, तो सर ये ग्रीन हाउस गैस होते हैं। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, लेकिन आप सबों को ध्यान में रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस होते हैं, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड भी है। जबकि कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक नहीं होता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन मुख्य घटक नहीं होता है। बाकी मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर। उम्मीद करते हैं समझ पाए हो। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि जो प्राकृतिक रबर होता है ये हम लोगों को रबर प्लांट्स के लेटेक्स से मिलता है, और जो रबर प्लांट का लेटेक्स होता है उससे जो हम लोगों को रबर प्राप्त किया जाता है वो एक्चुअली में क्या होता है, तो सर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी कि आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, तो आपके पहले ऑप्शन में है ब्यूटाडाइन, गलत है। दूसरे ऑप्शन में एथिलीन, गलत है। तीसरे ऑप्शन में आइसोप्रीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, और ये हम लोग को कहां से मिलता है, रबर प्लांट के लेटेक्स से मिलता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। मेरे मित्र बड़ा ही आसान सा सवाल है, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया है कि अगर बात की जाएगी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने की, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी जो टेंडन है ये क्या करता है, तो सर मांसपेशी को हड्डी या फिर कह सकते हैं उपास्थि से जोड़ता है, या अस्थि या उपास्थि से जोड़ता है। जबकि अगर हम लोग लिगामेंट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि गुरुजी जो हड्डी से हड्डी में जुड़ाव होता है, जो हड्डी से हड्डी में जुड़ा होता है वो किसके थ्रू होता है, तो लिगामेंट के थ्रू होता है। और नेक्स्ट है उपास्थि, तो ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो सर लचीला होता है। और यहाँ पे है अंतराकाशी द्रव, इसको हम लोग इंटरमोलिकुलर लिक्विड बोल सकते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और उसी तरह अगर कोशिका के बीच में क्या रहता है सर, लिक्विड रहता है, तो उसको हम लोग अंतर कोशिका द्रव भी बोल सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैंने कई बार बताया है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको नापने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे सर उच्च तापमान जैसे, तो सर सन से जो रेडिएशन आता है उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पायरहेलियोमीटर का उपयोग करते हैं। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर सोलर रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। आप कहेंगे गुरुजी कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, वाट जो है वो विद्युत शक्ति की इकाई है, वोल्ट विभवांतर की, कूलम आवेश की, और एम्पियर जो है वो धारा की इकाई होती है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन द्वारा, नहीं सर। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नई कोशिकाओं को जन्म देने की प्रक्रिया है। दूसरा है कोशिका प्रजनन, नहीं। कोशिका संश्लेषण, नहीं। तीसरा है विखंडन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, तो सर जो अमीबा है, पैरामेसियम है, ये सब आ जाते हैं। और इन सभी का शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो ये लोग जो प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं उसमें क्या होता है, ये पहले अपने शरीर को डेवलप करते हैं, पूर्णतः विकसित करते हैं। और जब इसका शरीर भारी हो जाता है तो सर उसका न्यूक्लियस भी क्या होता है, जिस हिसाब से शरीर डेवलप हो रहा होता है उसी हिसाब से डेवलप होता है। और जब इसका शरीर भारी हो जाता है तो सर ये स्प्लिट कर जाता है, यानी कि टूट जाता है, जिससे हम लोग को क्या मिलती है, दो नई संतति कोशिका मिलती है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि सर जो एक कोशिकीय जीव है उसमें किस प्रकार का जनन होता है, तो हम लोग कहते हैं सर इसमें जो है वो अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है विखंडन।
ये दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका बाइनरी और दूसरा आपका मल्टीपल फिजन। फिर अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और प्रकार की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रकार हैं, स्पोर फॉर्मेशन है, बर्डिंग है, इसके बाद जो है आपका स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग के बाद आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आ जाता है। तो ये सब के सब क्या है, तो सर ये सब के सब अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है, यानी कि अलग अलग प्रकार है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो आप सभी कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है डी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है डी न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है ड्यूवेल नाइट्रोजन अम्ल और चौथा ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा सर, यही हमारा सही आंसर होगा। डीएनए क्या है, तो आप सभी याद रखिएगा एक प्रकार का ये न्यूक्लिक अम्ल है और साथ ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। इसके द्वारा क्या होता है, तो सर आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ध्यान में रखेंगे। डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल हेलिकल होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है सर, तो सर डीएनए की जो संरचना होती है वो आपको कुछ इस टाइप का दिखता है, यानी कि डबल हेलिकल इसकी संरचना होती है। और आरएनए की संरचना सर सिंगल हेलिकल होता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अम्ल को हम लोग कई डेफिनेशन के रूप में पिरोते हैं, जैसे कि आर्हेनियस थ्योरी हो गया, टेस्ट के बेस पे हो गया, फिर आपका लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इन सभी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अम्ल को डिवाइड करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे लुईस अम्ल, लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लुईस एसिड जो होता है वो क्या करता है, तो सर निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये भाई तू काहे मिट रहा है यार। निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला जाता है। जबकि अगर हम लोग लुईस बेस की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो लुईस बेस होता है ये निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लुईस एसिड जो है वो क्या होते हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि ग्रहण करने वाला होता है। और जो आपका लुईस बेस होता है ये क्या होता है, तो सर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला होता है, यानी कि त्यागने वाला होता है। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि AlCl3, BF3 और FeCl3 ये सब के सब लुईस एसिड के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि जो NH3 है ये क्या है, तो सर ये लुईस बेस है। क्या है, लुईस बेस है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि लुईस अम्ल नहीं है, तो सर NH3 लुईस बेस है, तो जाहिर सी बात है कि ये अम्ल नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और लुईस बेस, तो आप कहेंगे गुरुजी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों, तो आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं श्वेत प्रकाश की, तो आप कहते हैं गुरुजी जब इसको किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तब ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 2 4 6 1 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और आप सभी कहते हैं क्या कि गुरुजी जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रिज्म के आधार की ओर झुकाव उतना ही क्या होता है, कम होता है। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रिज्म के आधार की ओर झुकाव सबसे ज्यादा होता है। और आपको मालूम है कि सबसे ऊपर में कौन रहता है, रेड, और सबसे नीचे कौन रहता है गुरुजी, बैगनी। मतलब बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कम होता है, जबकि जो लाल कलर है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपके पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, तो गलत बात ना हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा।
दूसरा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है, बिल्कुल सही है सर। आप कहेंगे सर तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं पढ़े, तो आप भी पढ़ लीजिए सर कि बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो BIVGYOR इस तरह से जाएंगे। ओ एक मिनट, थोड़ा और नीचे लाते हैं। BIVGYOR ये क्या हो गया सर? विवग्योर हो गया। R4 क्या होगा? रेड, O4 ऑरेंज, Y4 येलो और G4 क्या होगा? ग्रीन, B4 ब्लू, I4 इंडिगो और V4 क्या होगा? वायलेट। यही क्रम होता है ना आपका प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है, तो क्रम तो आपका कुछ ऐसा ही होता है। आपके तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। तो भाई मेरे बैगनी प्रकाश यहाँ पे जो है, जो वायलट है वो आपका सबसे नीचे होता है। वायलट क्या होता है? सबसे नीचे होता है। और कहा जा रहा है कि हरे प्रकाश से ज्यादा है, तो हरा प्रकाश तो आपका ग्रीन कलर ऊपर में है, यानी कि इसका तरंग दैर्ध्य क्या था सर? ज्यादा था, इसीलिए ये कम झुका। जबकि बैगनी का तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम है ना, तो सर सबसे कम है तो ये प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा मुड़ता है। इसमें जो कहा जा रहा है बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, वो क्या है सर? गलत है। कि बैगनी प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो हरा प्रकाश से भी कम होगा, सबसे कम होगा सर। यानी कि तीसरा ऑप्शन भी गलत। चौथा ऑप्शन कि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा है। अब देखिए सर कि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य चूंकि सबसे कम है, ये बात पहले से ही निश्चित है। इसमें फिर कहा जा रहा है कि पीले प्रकाश से क्या है? ज्यादा है। तो पीला तो सर सबसे ऊपर है, तो एक तरंगदैर्ध्य जो है सर वो ज्यादा है, इसीलिए ये सर रेड और ऑरेंज के बाद झुका है। जबकि वायलेट का क्या है? सबसे कम तो सबसे ज्यादा झुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं सर आपका चौथा ऑप्शन भी सही है, जबकि आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल तो सर सही है और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आपका ए, सी और डी तीनों क्या थे? गलत स्टेटमेंट, यानी कि गलत ऑप्शन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।